नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इंटरनेशनल न्यूज हम लगातार कवर करते रहते हैं और चुनाव के तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी G7 में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे हुए हैं। हालांकि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी प्रचार ये कर रही थी कि राहुल गांधी चुनाव के तुरंत बाद इटली चले जाएंगे, लेकिन हुआ ये संयोग कुछ ऐसा बना, ये संयोग ही है कि चुनाव के तुरंत बाद जो पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट था, जिस जो पहली इंटरनेशनल यात्रा थी मोदी जी की, वो इटली को लेकर हुई और इटली गए हैं वो G7 के लिए। थोड़ा सा अजीब लगा इटली में जब वो उतरे तो उनके स्वागत के लिए केवल इंडियन एम्बेसी के लोग थे, इटली का कोई बड़ा मंत्री अधिकारी वगैरह नहीं था। प्रकाश भाई बताएंगे ये नॉर्मल है या फिर कुछ अलग है। लेकिन आज थोड़ा हम समझेंगे कि इटली में क्या होने वाला है, वहां जाना इतना क्यों जरूरी था, खास तौर पे तब जब वहां G7 की मीटिंग चल रही है और उसी समय G7 का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कहा जा सकता है अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास कराया है। इजराइल के खिलाफ भी मत कहिए, ये कहिए कि वहां पर सीज फायर के लिए, गजा में सीज फायर के लिए प्रस्ताव पास कराया है। उसके बावजूद ना तो कोई सीज फायर लागू हुआ है, ना उसका कोई असर दिख रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका के कहे का इजराइल पर कोई असर नहीं है या फिर कोई और खेल है। इसके अलावा यूक्रेन में युद्ध की बात लगातार चल रही है, दुनिया तीसरे युद्ध के मुहाने पर बैठी हुई है। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इशारे कर चुके हैं। G7 की ये जो मीटिंग है वो उसमें किस तरह से मददगार होगी, या फिर G7 की जो ये मीटिंग है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या नया करेगी, ये चीजें जानना मुझे लगता है कि इस समय बेहद जरूरी है। तो प्रकाश भाई, सीधे बिना किसी सवाल के आपके पास पहली टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा की और G7 की इस मीटिंग पर। बहुत धन्यवाद अशोक भाई। देखें, G7 जो है बेसिकली वो तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो विकसित 7 देशों का जो है समूह है। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये लोग अपने आप को दूसरे और जो इकोनॉमीज हैं उनसे जी जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ब्राजील के या साउथ अफ्रीका के, हिंदुस्तान के, सऊदी अरब के इनके नेताओं को आमंत्रित किया जाता रहा। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी 2-4 दफे गए जी। हैं और प्राइम हम्म। मिनिस्टर मोदी भी गए हैं। तो ये G7 की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आउटरीच की कोशिश है, क्योंकि पिछले 1.5-2 दशकों में दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की पॉलिटी, जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। तो जो G7 की आउटरीच की कोशिश है, उसी कोशिश में इन्होंने G7 को G8 भी किया था और उसमें रूस को शामिल किया गया था। लेकिन जब मसला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है 2014 के बाद से, तो अब वो फिर से वापस G7 हो गया है। और उस समय ये माना जा रहा था कि ये G7 जो है कल को G8, G10, G12 भी हो सकता है। जिस तरीके से ब्रिक्स जो है वो आज 3 देशों से शुरू हुआ और जो है आज उसमें 10 देश सदस्य हैं, ऐसी ऐसी मान्यता थी, ऐसी सोच थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार भारत को आमंत्रित किया गया, सऊदी अरब के नेता को आमंत्रित किया गया, 1-2 और देशों को बुलाया गया है। लेकिन सऊदी अरब वाले जिस तो गए तरीके नहीं की है शायद। बिल्कुल, और क्योंकि इस समय जो फिलिस्तीन में हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, कोई भी अरब का नेता जो है वो उन लोगों के साथ कैसे खड़ा होकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा सकता है या गले लग सकता है, जो लोग उस युद्ध को, उस जनसंहार को एक तरीके से स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, वो ब्रिटेन हो, बिल्कुल। जर्मनी हो। तो फ्रांस तो थोड़ा कम से कम उसमें एक उन्होंने एक मोरल पोजीशन लिया है। तो एक तो चीज ये थी। दूसरी ये थी कि इनके लिए भी, सऊदी अरब के शहजादे क्राउन प्रिंस के लिए भी मुश्किल होती और उन नेताओं के लिए भी एक मुश्किल होती कि G7 के देशों में जो 7 देश हैं उसमें 3 जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। जैसा आपने कहा कि जो पीछे प्रस्ताव पारित हुआ है, तो हो सकता है कि क्राउन प्रिंस ये पूछ सकते थे कि भाई आपने ये प्रस्ताव पारित करवाया है तो इसको लागू क्यों नहीं करवा रहे हो। तो उन लोगों के लिए भी असहज स्थिति हो सकती थी। तो इन्होंने हज की तैयारियों का बहाना बनाकर अपने 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 दौरे को टाल दिया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चूंकि बड़े इलेक्शंस थे तो कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो अच्छा ही है एक तरीके से। गर्मी गर्मी बहुत है भारत में। हाँ। और देखिए ये जो ये आपने बात कही ना कि जी उनकी आसानी के लिए सिर्फ भारतीय राजदूत थे,
अब देखिए, मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोपॉलिटिकल सिनारियो में, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उस तरीके से कोई मैसेजिंग देना चाह रही होंगी कि प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए कोई मंत्रिमंडल का उनका सहयोगी या कोई बड़ा अधिकारी नहीं गया, या वो वहां का आमतौर पे आप देखते हैं कि होता क्या है कि कोई और नहीं जा रहा है तो उस शहर का मेयर चला जाता है गुलदस्ता लेकर। जी जी। तो मुझे लगता है कि ये एक या तो ये हो सकता है कि जैसा कि बाइडेन को जिस तरीके से रिसीव किया गया उस तरीके से नहीं किया गया, तो हो सकता है कि एक तरीके की तैयारी की चूक मैं मानता हूं। और लेकिन मैं, अगर ये कोई और देश होता, जैसे मान लीजिए कि अगर अमेरिका होता या ब्रिटेन होता या फ्रांस होता, तो मैं समझ सकता था कि एक मैसेजिंग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटली की तरफ से कोई मैसेजिंग देने की कोशिश है, क्योंकि असल में ये बात तब और महत्वपूर्ण बन जाती है जब खास तौर पे राइट विंग और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो मेलोनी को भारत के साथ जोड़ने या फिर आप समझ रहे हैं वो सारी कोशिशें होती हैं, जैसे कि बहुत करीबी संबंध हैं इटली के साथ हमारे, या मोदी जी के साथ मेलोनी के बहुत दोस्ताना इंटरनेशनल संबंध हैं। आज की मैं आपको बताऊं, पता नहीं आपकी नजर पड़ी कि नहीं पड़ी, आज हिंदुस्तान टाइम्स से लेके आज तक और ये सारे एक फोटो चला रहे हैं जिस फोटो में मेलोनी किसी को नमस्कार कर रही हैं और उसको ऐसे बताया जा रहा है कि वो भारत से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मजेदार बात बताऊं, मजाक की ही बात है कि मैंने रिट्वीट करके, आज तक की एक पत्रकार है उनको रिट्वीट करके वो फोटोज दिखा दिए जिसमें वो बाकायदा गले मिल रही हैं, वीडियोज आए हैं सारे के सारे। तो उसके बाद वो ब्लॉक करके चली गई, तो वो एक अलग मामला है, वो तो हिंदुस्तान में अब मीडिया का जो हाल है वो हाल है। तो वैसे में जब इतना करीबी बताने की कोशिश की जा रही है तो ये जो जेस्चर है थोड़ा अजीब नहीं लगता है? मैं अजीब जानबूझकर निश्चित, ये सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अजीब है। अजीब इसलिए भी है क्योंकि भाई, आप अगर बाइडेन जा रहे हैं, जिस तरीके से आप उनकी अगवानी हो रही है, जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति की अगवानी हो रही है, और सबसे बड़ी चीज कि वो तो फिर भी पश्चिम के देश हैं, G7 में आप एक साथ हो, और अगर अमेरिका कनाडा को छोड़ दें तो बाकी यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, आप उनसे रोज मिलते हो, अगल बगल के लोग हैं, एक दूसरे के यहाँ तुरंत चले जाते हैं घंटे भर की नोटिस पर। तो मैं समझ सकता था कि फ्रांस के राष्ट्रपति या जर्मनी के चांसलर को आप किस तरीके से अगवानी कर रहे हैं, वहां एक अनौपचारिक जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को या बाकी लोगों को, जिनको आपने बाकायदा आमंत्रित किया है, आमंत्रण दिया है कि भाई हमारे यहाँ हम G7 की बैठक कर रहे हैं और आप भी आइए, हम आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। तो जब आपने किसी को विशेष आमंत्रण देकर बुलाया है तो थोड़ी सी वो ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं दो कारण है कि जिस, एक तो मैंने पहले बताया कि इटली को, भारत को या भारत के नेता को किसी तरीके की मैसेजिंग देने की कोई उसका बेसिस नहीं दिखता मुझे, एक। दूसरा कि अगर आप पॉलिटिकली देखें तो मेलोनी भी फार राइट पॉलिटिकल बिल्कुल। बेस से आती हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी फार दक्षिणपंथी राइट हैं। पॉलिटिकल बेस से आते हैं। तो दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल इक्वालिटी भी है, एक वो है। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर आपको याद हो, जब 370 का मसला हुआ था तो यूरोपियन यूनियन का के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है भारत आया था। तो हमारी मीडिया ने उसको इस तरीके से कहा कि देखिए, यूरोप के सांसद आए हैं और वो कह रहे हैं कि कश्मीर में स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत कम लोगों ने यह नोटिस किया कि वह जो सांसदों का दल था वो बेसिकली यूरोपीय संसद में जो फार राइट ग्रुप्स हैं अलग अलग देशों के, जिनके अभी पीछे जो चुनाव हुआ इस हफ्ते, वो उसमें बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, खासकर फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, इटली में और हंगरी में भी। तो उसमें मेलोनी की पार्टी, मेलोनी की सरकार में जो लोग सहयोगी हैं, कुछ दल फार राइट के, उनके सांसद भी उसमें आए हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये, मुझे लगता है कि एक तैयारी की चूक है। और इसमें सबसे बड़ी, अगर प्रोटोकॉल या कोई उस तरीके की चीज हुई है अगर, तो मैं मानता हूं कि भारतीय दूतावास की भी गलती है, क्योंकि ये सारी तैयारियों को अंजाम देने का काम जो है वो भारतीय दूतावास का है। हमारे राजदूत को उनके नेताओं के साथ बातचीत करके उनका क्या प्रोटोकॉल है, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सारी चीजें बहुत मिनट मिनट डिटेल्स होती है ना, जब राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं कि कब कहाँ जी, जाएंगे, कब। अब भारत से थोड़ा आगे इंटरनेशनल पे चले तो सबसे अजीब जो तस्वीरें दिखी हैं, और वो तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं, जो लोग इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं वो जानते हैं, वो हैं जो बाइडेन की।
जो बाइडेन ऐसा लग रहा है कि अब उम्र का असर है, बीमारी का असर है, जिसका भी असर है, ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक वो कॉन्शियस नहीं है। इस चुनाव में भी एक मुद्दा बना था कि उनका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसका बाकायदा सर्टिफिकेट वगैरह सब जारी कराया गया था। और खास तौर पे जहां फोटो शूट हो रहा था, जहां सारे G7 के लीडर्स थे, फ्रांस के, इटली के, और ये सारे लोग थे, वो फोटो शूट में अजीब हरकतें करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब वो बस खड़े हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ खड़े हैं वो। तो क्या वाकई अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आज की ताकत ऐसे आदमी के हाथ में है जिसका मानसिक संतुलन और ये तत्त एकदम भी उनके लिए अपमानजनक नहीं है? काफी उम्र है उनकी, बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है उनका, तो व्यक्ति के रूप में उनके अपमान की हमारी कोई मंशा नहीं है। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल हेड होते हैं, जब आपके ऊपर दुनिया भर की राजनीति निर्भर करती है, तो ये सवाल भी उठते हैं कि क्या वाकई जो बाइडेन की मानसिक अवस्था कुछ खास ठीक ठाक नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको, मतलब इसको केंद्र में रख के जो बात आपने जहां से शुरू की, सिक्योरिटी काउंसिल वाले मामले की और उसके ना लागू होने वाले मामले की, वो सब देख लें कि अमेरिका चला कौन रहा है। अगर बाइडेन की ये मानसिक अवस्था है तो फिर अमेरिका चला कौन रहा है? देखिए, ये बात तो काफी समय से, इनफैक्ट कुछ सालों से, जब से इन्होंने पदभार संभाला है, उसके बाद से ही ये चीज जी। आने लगी थी कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, अभी अगर हम अमेरिकी मीडिया की बात करें और अमेरिकी मीडिया में उस तबके की बात करें जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट से या अमेरिकी व्हाइट हाउस से या डेमोक्रेटिक पार्टी से थोड़ा सा सहानुभूति रखता है, उन उन मीडिया की रिपोर्ट्स है कि एक तो इनकी स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति को बहुत पहले से महत्वपूर्ण बैठकों में बुलाया जाना बंद किया जा चुका, उनसे कोई सलाह वलाह नहीं ली जाती है, जब जरूरत पड़ती है तो जिसमें कि कमला उपराष्ट्रपति को, हैरिस को। कमला हैरिस को, तो वो आती हैं। वो भी उनके बारे में भी बहुत तरीके के सवाल उठाए गए हैं कि वो इनकोहेरेंट बोलती हैं, अब किसी चीज का उन पर इन्फ्लुएंस है या क्या मेडिकेशन चल रहा है या कुछ जो भी इस तरीके की स्पेकुलेशंस हैं। तो अभी आपने इस बार भी देखा कि एक बार सारे नेता खड़े हैं, अचानक बाइडेन जो है दूसरी दिशा में जाने लगते हैं, वो वीडियो भी काफी चला है। अभी जी जब जी पहले कुछ बिल्कुल। पहले दूसरे महायुद्ध में जीत के लिए जो डी डे मनाया जा रहा था फ्रांस में, तो वहां गए थे बाइडेन साहब। तो अचानक वो खड़े खड़े एक बैठने लगे, उनको लगा कि कोई कुर्सी रखी हुई है, बैठना है। तो फर्स्ट लेडी उनके साथ खड़ी थी, तो उन्होंने उनको कंधा पकड़ा, कान में कुछ कहा कि कुर्सी नहीं है या जो भी, तो फिर वो थोड़ा देर के लिए खड़े हुए। तो निश्चित रूप से ये सवाल है, और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप अपने कैंपेन में इस बात को मौकरी भी करते हैं और उसको नाटक की तरह करके भी दिखाते हैं, और वो काफी लोगों में वो मैसेजिंग वो पहुंचाने में कामयाब रहे हैं कि बाइडेन फिजिकली मेंटली इस तरीके की स्थिति में नहीं है कि वो अभी राष्ट्रपति का काम करें, आगे जीतने की बात तो दूर की बात है। एक ये। दूसरी चीज देखिए कि अमेरिकी राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षण है। आइजन बड़े सेनानायक थे, जब वो राष्ट्रपति पद से जा रहे थे तो उन्होंने आखिरी संदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, लोगों को संबोधित करते हुए, कि अगर अमेरिका में लोकतंत्र को बचना होगा तो इसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो प्रभाव बढ़ रहा है, जो उसका दुष्चक्र विस्तार ले रहा है, उसको रोकना होगा। ये भाषण अभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। बहुत वेल सेलिब्रेटेड भाषण है उनका, संबोधन है, राष्ट्र के नाम संबोधन है। तो मैं उस जवाब में आता हूं, उस सवाल पे आता हूं कि कौन चला रहा है। तो ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत पहले से जो है वो अमेरिकी सत्ता पे एक डीप स्टेट बार बार बोल देते हैं। जैसे इजराइल के बारे में, क्यों अमेरिका आखिर इजराइल को कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा आईपैक उसको बोलते हैं, ऑफिशियल है, कोई मैं अंदर कोई खबर नहीं बता रहा हूं। आईपैक जो है वो उन कैंडिडेट्स को पैसे देता है, समर्थन करता है, और वो ये दावा करता है, ट्विटर पे भी वो लिखता है कि हमारे 90% या 95% कैंडिडेट जो है वो जीतते हैं। तो एक तो ये डीप स्टेट लॉबी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये अमेरिकी राजनीति में बहुत लंबे समय से प्रभावी है। एक तो ये, अगर इंडिविजुअल्स की हम बात करें तो आज व्हाइट हाउस में आपने किसी मंत्री का आप नाम नहीं सुनते होंगे। एक ब्लिंकन का नाम सुनते होंगे, एक ट्रेजरी सेक्रेटरी का नाम सुनते होंगे, येलन का। ये दो लोग हैं। इसके बाद
विक्टोरिया नुलांड नाम की एक मंत्री थी जो अभी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, जिन्होंने ये यूक्रेन का खेल बिगाड़ा है, और ये जॉर्जिया में भी एक्टिव है जहां पे स्थिति बिगड़ रही है, पूर्वी यूरोप का एक देश है। फिर जैक सुलिवान है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो ब्लिंकेन, सुलिवान और किर्बी जो आप देखते होंगे व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं, ये लोग इनफैक्ट अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात कहूं तो ये लोग चला रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, कांग्रेस में अभी कोई स्पीकर इनका नहीं है, वो रिपब्लिकन पार्टी का स्पीकर है, में एकदम लगभग बराबर 1-2-3 सीट का इनका मेजॉरिटी है डेमोक्रेट पार्टी का, और सीनेट की लीडर होती हैं उपराष्ट्रपति। तो ये जो 3-4 लोग हैं व्हाइट हाउस में, ये लोग बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप दे रहे हैं, और इन लोगों के पीछे वो लॉबीज खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि ना युद्ध रुकेगा ना कुछ होगा। जैसे अभी G7 की मीटिंग में ही और इससे पहले भी जो पैकेजेस दिए गए हैं यूक्रेन को, तो उन पैकेजेस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हथियारों की खरीद का है, जो अमेरिकी कंपनियों को वो पैसे दिए जाएंगे। और गाजा में भी, आप इजराइल में भी देख रहे हैं कि हथियारों की सप्लाई जारी है। तो वहां जो मदद दी जा रही है, इजराइल को जो सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी बेसिकली अमेरिकी हथियार कंपनियों को और जो भी ये इस तरीके की इक्विपमेंट्स, गाड़ियां वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उनको दी जा रही हैं। तो ये जो पैलेस्टाइन को जो प्रकाश भाई, पैलेस्टाइन को जो सपोर्ट दिया जा रहा है फाइनेंशियल, उसका एक बड़ा हिस्सा वो पायर बनाने के लिए है, जो अमेरिका ने पायर बनाया है, जिससे इजरायली हथियार आते हुए हम लोगों ने देखे, इजराइल के लिए हथियार आते हुए हम लोगों ने देखा, और कहा गया कि वो फलस्तीन को मदद है। वो पायर जो है वो अमेरिकी चुनाव में भी मुद्दा बन रहा है, क्योंकि वो पायर जितने में एक्चुअल लागत उसकी है उससे कई गुना, इनफैक्ट लगभग 20 गुना ज्यादा उसका बिल बनाया गया है। तो वो भी एक बड़ा सवाल है। एक तो ये है कि आपने कहा कि मानवीय मदद दे रहे हैं बेसिकली, और उससे इजरायली सैनिक घुसे। दूसरा कि आपने अमेरिकी लोगों के पैसे को आपने वहां पे घपला हुआ, ये इलेक्शन मुद्दा भी बनने जा रहा है वहां पे। ऑलरेडी वहां के अखबारों में ये सारी बातें आने लगी हैं। अच्छा, जब हम पहुंच ही गए हैं मिडिल ईस्ट में, तो एक और बड़ी खबर आई थी कि डॉलर वाला जो समझौता था सऊदी अरबिया का अमेरिका के साथ, उसको एक्सटेंड करने के लिए सऊदी अरबिया ने मना कर दिया है। डॉलर एक्सचेंज को एक्सटेंड करने के लिए सऊदी अरबिया ने मना कर दिया है, वो उसको रद्द कर रहा है। इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि मुझे जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये बड़ा फैसला है सऊदी अरबिया का। देखिए, ये जो समझौता हुआ था, ये राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के टाइम में अर्ली 70s में हुआ था, और निक्सन चूंकि अपने देश के भीतर के कारनामों की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, और बड़े उनको एक तरीके से विलेन कहा जाता है। लेकिन अगर अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखें, अगर आप एक अमेरिकी होकर सोचें, तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से आज तक अमेरिका टिका हुआ है, नहीं तो ये कब का जो है इसकी स्थिति बहुत बदतर हो सकती थी। जैसे उन्होंने सऊदी अरब के साथ और भी खाड़ी के मुल्कों के साथ उन्होंने ये चीज कही कि भाई जब भी तुम तेल और गैस बेचो तो डॉलर में बेचो। अपने देश में और दुनिया में उन्होंने किया कि डॉलर गोल्ड के उसमें नहीं होगा, गोल्ड के से उसकी कोई कंपैरिजन नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, स्टैंड अलोन रहेगा। तीसरा उन्होंने ये किया कि चीन को उन्होंने आइसोलेशन से बाहर निकाला और दुनिया से जोड़ा, और अमेरिका से भी जोड़ा। तो वो समझौता कुछ समय पहले ही वो खत्म हो गया, उसकी अवधि खत्म हो गई है। लेकिन देखिए क्या होता है कि आप समझौता करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लीडरशिप जिस तरीके से होती है उस तरीके से समझौतों का कार्यान्वयन होता है। तो जब आपको याद होगा कि तुर्की में सऊदी अरब की एम्बेसी में एक असंतुष्ट पत्रकार को, सऊदी अरब के असंतुष्ट पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में दफन कर दिया गया था। ये बड़ा मसला उठा था, खशोगी, जमाल खशोगी की हत्या हुई थी, और कहा गया था कि ये सीधे जो है क्राउन प्रिंस के आदेश पर ये हत्या हुई है। तो जब जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे 2020 में, तो उन्होंने इसको खूब उछाला, और डायरेक्टली उन्होंने क्राउन प्रिंस को भला बुरा कहा, मर्डरर कहा, किलर कहा, बहुत कुछ कहा। तो जैसे ही वो जीते और उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से सऊदी अरबिया ने अपना तेवर दिखाना शुरू किया, जिसमें यह था कि वो सऊदी अरब और रूस जो ओपेक प्लस है, जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो क्या अक्सर क्या होता था कि दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज है उनके साथ सलाह मशविरा करके और तब तेल के दाम तय किए जाते थे, और यह तय किया जाता था कि कितना प्रोडक्शन हम करेंगे।
क्योंकि भाई ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो मुझे भी नुकसान हो जाएगा क्योंकि दाम गिर जाएंगे। और बिल्कुल। हम अगर बहुत कम प्रोडक्शन कर देंगे तो दूसरी इकोनॉमीज को, जो हमें हमारा तेल खरीद रहा है, उसको नुकसान होने लगेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्राउन प्रिंस ने इंडिपेंडेंट पोजीशन लेना शुरू कर दिया और इन्हीं के टाइम में खाड़ी देशों के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी और भी अरब के मुल्कों के साथ चीन का बिजनेस बढ़ा है, जो कि बहुत सारा बिजनेस उनकी अपनी करेंसीज में हो रहा है। तो यह माना जा रहा था कि थोड़ा सा दाएं बाएं करके वो डॉलर वाली जो संधि है वो दोबारा हो सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन अब इतना कुछ हो गया, इजराइल हो गया, अब बाइडेन है नहीं, आखिर समझौता करने के लिए किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अमेरिका में आज के डेट में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। वेस्ट का लीडरशिप आप जानते हैं कि सारे अपने अपने यहाँ चुनाव हार रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सऊदी अरब को या दूसरे और देशों को यह साफ दिख रहा है कि कमांड में आज दुनिया की इकोनॉमी के कमान किसके हाथों में है। तो वो सबको लग रहा है कि वो ब्रिक्स देशों के हाथ में है, ग्लोबल साउथ के देशों के हाथ में है, वो एशियन इकोनॉमीज के हाथ में है, जिसमें इंडिया भी है। तो उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरबिया के पास आज के डेट में कोई मजबूरी है। कल को कोई मजबूरी थी, उस समय सोवियत संघ था, कोल्ड वार चल रहा था, अरब के अंदर कम्युनिस्ट और बाथ नेशनलिज्म, अरब पैन नेशनलिज्म चल रहा था, बाथ पार्टी थी, नासिर अभी अभी उनका देहांत हुआ था, तो काफी कुछ चल रहा था वहां पे। आपको याद होगा कि एक जमाना था जब सोवियत संघ, चीन और इनके बाहर जो है सबसे ज्यादा बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां जो होती थी वो मुस्लिम कंट्रीज में होती थी, जिसमें और ये लेबनान, बेरूत वगैरह बड़े सेंटर हुआ करते थे बिल्कुल कम्युनिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इजिप्ट बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, इराक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो वो स्थिति ऐसी थी कि राजशाहियों को ये लगा कि भाई अगर हम अमेरिका से ज्यादा कोऑपरेशन में नहीं जाएंगे तो हमारे दिक्कत। अच्छा, दूसरी चीज ये भी थी कि ये तेल निकालना, ये सारा टेक्नोलॉजी, मशीनरी खोजना, ये सारी चीजें थी, तो वो अरब के पास थी नहीं। वो तो थी ब्रिटेन के पास, अमेरिका के पास, यूरोप के पास। तो वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने वह संधि की। आज सऊदी अरब को उस तरीके की कोई मजबूरी उसके सामने नहीं है, इसलिए उसको जरूरत भी नहीं है, और वो भी देख रहा है कि भाई मेरा बिजनेस तो बढ़ रहा है दूसरी इकोनॉमीज के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि यह डॉलर के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये अलग बात है कि डॉलर का प्रभाव कम होने के बावजूद अभी भी डॉलर एक बहुत पावरफुल करेंसी है, लेकिन ये उसके लिए बुरी खबर है। फाइनली G7 का ये जो पूरी कवायद है G7 की, इससे दुनिया को और भारत को, चूंकि भारत विशेष आमंत्रित सदस्य है, मोदी जी गए हुए हैं, तो दुनिया को और भारत को क्या उम्मीद करनी चाहिए? कुछ सिर्फ पार्टीबाजी होकर सब खत्म हो जाएगा, फोटो आ गए, बड़े सुंदर सुंदर वीडियोज आ गए, ये इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा, या दुनिया को कुछ उम्मीद करनी चाहिए इससे? देखिए, एक समय था, क्योंकि आप जानते हैं G7 की कंबाइंड इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन से ज्यादा है, $40 ट्रिलियन से, और दुनिया की लगभग 40% जीडीपी इनके हाथ में है, और मात्र 10% आबादी इन देशों में रहती है दुनिया की। तो पावर तो अभी भी इनके पास है, खासकर फाइनेंशियल पावर तो है ही है, मिलिट्री पावर तो है ही है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन एक समय जो इनकी जो एक मोरल और एक पॉलिटिकल हैसियत थी कि ये डेमोक्रेसी है और ये दुनिया भर को मदद भी करते हैं, चाहे इनकी जो भी और भी हरकतें हैं, लेकिन उनको लोग बहुत रेस्पेक्ट से देखते थे। अमेरिका का एक रेस्पेक्ट है, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का। हम लोग जब भी सोचें, अगर हम लिस्ट बनाएं कि 10 जगह कहाँ जाएंगे, तो पता चला कि 10 जगहें जो हैं वो पश्चिम में है। तो ये एक दौर था। लेकिन आज यूरोप का और यूनाइटेड स्टेट का और कनाडा तो अमेरिका का वेसल है, जर्मनी अमेरिका का वेसल है, तो बेसिकली अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, 3 मतलब मुख्य देश हैं। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में जो लीडरशिप गई हुई है अभी वहां G7 की मीटिंग में, वो चुनाव हार रही है। तो वो ये चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री से कि एक तो थोड़ा सा बातचीत, फोटो फाटो होगा तो उसका फर्क पड़ सकता है कि इंडियन डायस्पोरा के ऊपर उनके वोटिंग के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक तरीके से। दूसरा, वो अगर प्राइम मिनिस्टर से ये कहलवा सकें कि ब्रिटेन के साथ जो हम ये ट्रेड समझौता, जो कई सालों से बातचीत जो चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, FTA, उस पे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो चुनाव से पहले होने की भी बात कही गई थी। तो अगर प्राइम जी। मिनिस्टर उस तरीके से एश्योरेंस दे देते हैं
तो उसको ऋषि सुनक वहां भुनाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो भाई हमने एक गारंटी ले ली है कि बहुत जल्दी जो हम समझौता कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां यूरोपियन यूनियन के दोनों चीफ गए हुए हैं और आपके बाकी यूरोपियन यूनियन के मेंबरान भी हैं वहां पे, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फंसा हुआ है, उस पे वो लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसको आप जल्दी आगे बढ़ाएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हो गया, तो और यूरोप के 4 देशों के साथ अभी हुआ कुछ समय पहले, स्वीडन और, तो वो कहेंगे कि भाई इसको आगे बढ़ाइए, तो एक वो चीज हो सकती है। पीछे थोड़ा जर्मनी नाराज था हमारी दवाओं की और गेहूं का जो एक्सपोर्ट हमने रोका, तो वो उस पे कुछ बातें जर्मनी कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है। देखिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी आज के डेट में वहां जिस स्थिति में गए हुए हैं, तो अपर हैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। अब वो भारत के हितों के लिए उसको कितना भुना पाते हैं, क्या कर पाते हैं, ये तो आगे हम लोगों को समझ में बात आएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि एक अच्छा अवसर है, और भारत के लिए ही नहीं और भी देशों के लिए, कि वो यूरोप से और पश्चिम की जो ऐतिहासिक जो उनका वर्चस्ववादी रवैया रहा है, उसको मोल्ड कराने, उसको बदलने में हम लोग एक भूमिका अदा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अनौपचारिक रूप से ही सही, बंद कमरे में ही सही, ये मैसेज कन्वे करें। अगर वो कहते हैं कि हम भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो वो कहें उनको कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गाजा में जो चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो अब डिटेल्स तो बाद में ही आएंगी, अभी तो फोटोग्राफ्स आएंगी, कुछ और सुंदर फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, कुछ और अच्छे वीडियोस आ सकते हैं। अशोक भाई, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, वह यह हुई है कि जो करीब $300 बिलियन, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो लगभग 400 के आसपास है, $300 बिलियन जो पश्चिम ने रूस के संपत्तियों को, पैसे, मकान और भी जगहों को जो फ्रीज किया है, उसके ब्याज में से $3 बिलियन हर साल, 50 बिलियन का लक्ष्य है, हर साल $3 बिलियन इनको यूक्रेन को देने की बात इसमें कही गई है इस मीटिंग में। तो उसमें मजेदार स्थिति यह है कि ये जो $300 बिलियन है, इसमें कुछ $10 बिलियन से भी कम अमेरिका में है, 200 से 250 तक जो है यूरोप में है। तो बेसिकली अमेरिका का ये प्रेशर है कि यूरोप पेमेंट करे यूक्रेन को, एक तो ये हो रहा है। दूसरा कि इससे दुनिया भर का जो ये मॉनेटरी सिस्टम है, जो फिनेंशियल सिस्टम है, जो एसेट मैनेजमेंट है, उसके उनमें यूरोप के लिए एक डिस्ट्रस्ट पैदा होगा कि यार ये तुम लोग कभी भी सीज कर लेते हो, कभी कुछ कर लेते हो, कभी उसका ब्याज उसको दे देते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है। और इसके बदले में जो रशिया बहुत दिनों से कह रहा है, और ऑलरेडी उन्होंने किया भी है, जो एसेट सीज किए हैं यूरोपियन बैंकों के और कंपनियों के, वो चीज बढ़ेगी। तो जब आप, और इसी मीटिंग में यह भी हुआ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 साल का एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब यह है कि यूरोप ने यह भी बता दिया, जिसका आरोप हमारे जैसे बहुत सारे लोग लगाते रहे हैं, कि इनकी कोई भी रुचि रूस यूक्रेन वार रोकने में नहीं है। क्योंकि जब आप 10 साल 20 साल का एजेंडा बना रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि आप ये चाहते हैं कि युद्ध लंबा चले, या फिर आपको भी लगता है कि युद्ध लंबा चलेगा। तो ये एक मुझे लगता है कि एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है G7 के मीटिंग में। तो G7 को लेके उसके आसपास हमने ढेर सारी बातें की, बाकी जब रिपोर्ट्स आएंगी वहां क्या फाइनली हुआ है, क्या समझौते हुए हैं, तो हम आगे भी बातें करेंगे। तब तक बहुत सुंदर सुंदर फोटो आती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी, हमारा गोदी मीडिया अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता रहेगा, इंटरनेशनल मीडिया अपने तरीके से रिप्रेजेंट करता रहेगा। इंटरनेशनल इश्यूज को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी नेशनल न्यूज नहीं होती है जिसके इंटरनेशनल डायमेंशंस ना हो। इसके उलट कोई भी ऐसी इंटरनेशनल न्यूज भी नहीं होती है जिसके अलग अलग मुल्कों के लिए अलग अलग डायमेंशंस ना हो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हमारी कोशिश होती है कि जब भी कोई बड़ा इंटरनेशनल अपडेट होता है तो हम उस पर डिस्कस करें, कभी अकेले, कभी प्रकाश भाई के साथ। बहुत शुक्रिया आप देखने वालों का भी, और प्रकाश भाई बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद।